Hello everyone. So here we are back with another video from a mineral and power resource. So we have completed till mineral section in our previous video lectures, and today we need to start with power resource. So before starting power resource, we should know that what do we basically understand by power resource. तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि पावर रिसोर्स तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें पावर मिलती है। और पावर हमें किन काम करने के लिए मिलती है? एग्रीकल्चर में हमें ये हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस वाले सेक्टर में ये हमें हेल्प करता है। ओके, तो अब जब हम पावर रिसोर्सेज पे आते हैं तो पावर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पावर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो पावर रिसोर्सेज बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, दैट इज़ कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अगर इसको आप लिटरल मीनिंग के मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हो तो क्या होता है बेटा कि कन्वेंशनल का तो मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो हम काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जिनको हमने अभी न्यूली रिसेंटली डेवलप किया है वो बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब क्या बात है कि जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब अगर वो एक बार में अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम उनसे ईजिली रीग्रो नहीं कर सकते, और ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी थी एंड एट द सेम टाइम ये इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो ऐसे अल्टरनेट सोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिनकी वजह से जो रिन्यूएबल भी हो, चीपर भी हो और लेस पोल्यूशन भी हमें हमारे लिए कॉज करे। तो उस फॉर्म में हम लोगों ने फिर क्या किया है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप कर लिया। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हम लोगों को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम लोग वो क्या होता है उसे प्रॉपर मैनर में समझेंगे, और उसके आपको 5 फॉर्म्स जो होंगे कन्वेंशनल एनर्जी के वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग 3 आज पर्टिकुलर इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ये ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है, सोर्स ऑफ एनर्जीज होती है जो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, कन्वेंशनल मतलब जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, फायरवुड, जो हमारे घरों में बहुत पुराने टाइम पे, लाइक अब तो चलो हमारे सबके यहाँ पे गैस लाइन्स होती है ना, तो हम लोग उससे खाना बनाते हैं। उससे पहले खाना कैसे बनाया जाता था? लकड़ियों की हेल्प से, फायरवुड की हेल्प से। सो दीज आर बेसिकली यूज इन कुकिंग एंड हीटिंग, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किए जाते हैं? रूरल एरियाज़ में। आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घर पे गैस का कनेक्शन नहीं है और वो लोग अभी भी फायरवुड का यूज़ लेते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए। ओके, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कोल पर। अब कोल वाली स्टोरी आपको पहले समझनी है कि कोल एक्चुअली बनता है क्या। ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल हम किसे कहते हैं? तो अब आपको ये समझना है कि मतलब क्या हुआ था कि आज जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बन गया। ठीक है, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, 1000 ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो उस मिलियंस ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स की स्टोरी क्या है? ऐसी बेटा क्या हुआ था कि मतलब मानो कि एक लैंड ऑफिस था, उस फॉरेस्ट ऑफिस में बहुत सारे प्लांट्स और मतलब ट्रीज़ वगैरह ग्रो हो रखे थे। अब मानो किसी भी फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो अब गिर के वो कहाँ चले गए? सरफेस के ऊपर चले गए। अच्छा, एक चीज़ इमेजिन करना है कि आप लोग मतलब लाइक हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग जनरली एक ही ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, एक ही क्विल्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी खेला होगा बचपन में तो आप लोगों के ऊपर अगर मैं बहुत सारी क्विल्ट रख दूँ, 7-8 क्विल्ट रख दूँ, तो तुम्हें कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ये ट्रीज़ गिर गए, विद टाइम बहुत टाइम चला, वहाँ पे वापस से बारिश हुई, वापस से एयर वगैरह जब मूव करती थी, विंड वगैरह मूव करती थी, तो धीरे धीरे ये जो प्लांट थे इनके ऊपर भी क्या डिपॉजिट होता गया? सॉइल डिपॉजिट होता गया। और जो टूटे हुए गिरे हुए पेड़ पौधे थे वो बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट चले जाते हैं और उनके ऊपर बहुत थिक सॉइल डेवलप हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, जैसे आपके ऊपर भी बहुत सारा अगर आपने क्विल्ट रखा तो आपको भी हीट एंड प्रेशर फील होगा। उसी तरीके से जब प्लांट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जब सॉइल आ जाता है तो उन्हें भी हीट और प्रेशर मिलता है, और उस हीट और प्रेशर की वजह से वो वुड कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल। तो अभी हम लोग बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ने वाले हैं। तो जब हम स्पेशली कोल की बात करते हैं तो कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, थर्मल पावर बोलते हैं। आज जो हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं वो हमने आज ही इन्वेंट नहीं किया, मतलब इसे बनने में 1000 ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बरीड सनशाइन। ठीक है, बरीड मतलब बिकॉज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हमें मिलती है ना, तो सनशाइन तो आपको पता ही है क्यों इसे बोला जा रहा है।
ठीक है। तो ना इसके मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं वर्ल्ड में वो है चाइना, यूएस, जर्मनी एंड रशिया। इंडिया में ये हमें अवेलेबल होता है रानीगंज और झारिया में। दैट आई थिंक सो रानीगंज इज़ इन वेस्ट बंगाल एंड झारिया जो है वो झारखंड में। ओके उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स के हमारे पास फॉसिल फ्यूल का सेकेंड फॉर्म भी, ये जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है वो कोल है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम है। तो आज जो हम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल पंप यूज़ करते हैं वो क्या, हम जब रिफाइनिंग करते हैं, जब या माइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, तो उस ड्रिलिंग के प्रोसेस में क्या हमें सिंपल फॉर्म में, मतलब आज जो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, वो सबसे पहला जो हम लोग माइन करके या ड्रिलिंग करके जो हम निकालते हैं पेट्रोलियम, वो क्रूड ऑयल कहलाता है। फिर क्रूड ऑयल को निकालने के बाद में उसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। फिर हमें उससे अलग अलग बोलते हैं ना सब्सटेंसेस मिलते हैं। हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैक्स मिलते हैं, प्लास्टिक और बहुत सारे ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब आपने डीप इनसाइड दी अर्थ या ओशन सरफेस आपने क्या क्या पेट्रोल निकाला है, तो पेट्रोल निकालने के बाद में मतलब आपको क्या मिलेगा, पहले क्रूड ऑयल मिलेगा। फिर उसको जब हम रिफ़ाइन करते जाते हैं तो हमें बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं। जनरली जो भी आपने कोल वाली स्टोरी समझी थी कि जो लैंड सरफेस था, बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए, विद टाइम हीट एंड प्रोसेस की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। अब यही चीज़ समझो कि आप ओशन बेड पे हमें करना है। ओशन बेड पे भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ठीक है, और वो अगर प्लांट्स और एनिमल्स गिर जाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, ओशन सरफेस पे। अब वहाँ भी पानी कंटिन्यूसली मूव करता रह रहा है, टाइड्स आ रही है, तो वहाँ भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट एंड प्रेशर, सॉइल कवर हो जाएगा उन डेड रिमेन्स के ऊपर। फिर उसके ऊपर हीट एंड प्रेशर की वजह से वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम में। ठीक है, पेट्रोलियम में आपको पता है कि कितना कॉस्टली है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू की वजह से इसे बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ये मेजरली प्रोड्यूस होता है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया में। अगर मुंबई के लिए बात करूँ मैं, स्पेशली इंडिया के लिए बात करूँ, तो मुंबई बहुत फेमस है, बॉम्बे हाई बहुत फेमस है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 फायरवुड हुआ, कोल हुआ और पेट्रोलियम हुआ, वो हमने डिस्कस कर लिया। नेचुरल गैस वगैरह जो होगा, और कन्वेंशनल के अभी भी 2 फॉर्म्स बाकी है, और नॉन कन्वेंशनल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।